हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम अकाउंटेंसी के बेसिक एमसीक्यूज़ जो हैं आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी, क्योंकि कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पूछा गया है कि व्हाट डज अकाउंट पेएबल रेफर्स टू। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक आती है अकाउंट पेएबल और दूसरा आता है अकाउंट रिसीवेबल। इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकाउंट पेएबल की बात करें तो ये कब अराइज होता है? जब हम क्रेडिट पे गुड्स को ख़रीदते हैं तो उस टाइम जो है ये अकाउंट पेएबल वर्ड जो है वो अराइज होता है। यानी जब हमने किसी से उधार में चीज़ें खरीदी, गुड्स खरीदी, तो अब हमने इन रिटर्न उसको पे करना है, तो उस टाइम ये वर्ड आता है अकाउंट पेएबल, ये टर्म आती है अकाउंट पेएबल। ठीक है। और अकाउंट पेएबल जो है ये एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमने उसको गुड्स के बदले में हमने उसको पे करना होता है। तो ये हमारे पास एक लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी होती है, जिसको हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड में हम उस लायबिलिटी को जो है वो पे करते हैं। दूसरी टर्म आती है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब हम उधार में यानी क्रेडिट पे हम गुड्स को बेचते हैं, उस टाइम जो है ये टर्म सामने आती है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं, उसको सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो हम इन रिटर्न जो है उससे कैश हमें लेना होता है। ठीक है। तो उस टाइम जो है हम रिसीव करते हैं कैश, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्म जो है वो सामने देखने को मिलती है। ठीक है। और ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ये क्या है? ये एक एसेट है। और कौन सा एसेट है? ये भी करंट एसेट है। जिस तरीके से अकाउंट पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल जो है ये करंट एसेट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज अकाउंट पेएबल रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए लायबिलिटी अकर्ड फ्रॉम परचेजिंग इन्वेंट्री। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। इन ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एसेट का? सबसे पहला ऑप्शन है द कंपनी मस्ट कंट्रोल और ओन इट, ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ऑप्शन है इट मस्ट प्रोवाइड वैल्यू टू द कंपनी, बिल्कुल ये भी है। इट्स वैल्यू मस्ट बी मेजरेबल, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी है इट मस्ट ऑलवेज बी ए फिजिकल आइटम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर हम देखें तो एसेट जो है हमेशा उसकी वो टेंजिबल आइटम्स नहीं होती हैं, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे इनटेंजिबल एसेट्स, जिसमें हमने पढ़ा था पेटेंट्स पढ़े थे, हमने कॉपीराइट्स पढ़ा था, हमने ट्रेडमार्क पढ़ा था, गुडविल पढ़ा था। तो ये सब क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो एसेट हमारे टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि द बैलेंस शीट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो बैलेंस शीट में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, एक तो हम एसेट लेते हैं इसमें और दूसरी लायबिलिटी लेते हैं। तो किस ऑप्शन में जो है एसेट और लायबिलिटीज़ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें लिखा गया है एसेट, लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी यानी जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ये भी एक लायबिलिटी होती है। बिजनेस के लिए ये क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। तो एसेट, लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि व्हाट आर क्रेडिटर्स इन अकाउंटिंग। क्रेडिटर्स किसको कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंडिविजुअल और कंपनीज हु ओ मनी टू बिजनेस। सेकेंड है इंडिविजुअल और कंपनीज टू हुम ए बिजनेस ओज मनी, इन्वेस्टर हु प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल एंड बैंकर्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सी और डी जो ऑप्शन जो है ये तो नहीं है, या तो ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी। इसमें अक्सर जो है वो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्रेडिटर कौन होता है। तो अगर मैं
सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी हम किसी से उधार में गुड्स लेते हैं, ये कुछ भी चीज़ जो है उधार में हम लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, जिससे हमने उधार में चीज़ें ली हैं वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, क्योंकि हमने इन फ्यूचर उसको पे करना होता है, तो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड से जो है वो 10,000 रुपये जो है वो कैश में लिए, अब वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे उसको पे करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें लिखा है इंडिविजुअल और कंपनीज टू हुम ए बिजनेस ओज मनी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ अनदर टर्म फॉर इक्विटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या ऑलरेडी हमने अभी बताया कि इक्विटी के लिए एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू। हिस्टोरिकल कॉस्ट किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है कि एसेट की कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। यानी परचेज के टाइम एसेट की क्या कॉस्ट होगी उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग जर्नल्स एट देयर एक्चुअल ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट पे टू एक्वायर देम रादर देन अपडेटिंग देम टू द करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पेटेंट्स आती हैं, गुडविल आती है, कॉपीराइट आता है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट? लैंड जो कि एक टेंजिबल एसेट है, मशीनरी ये भी टेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्री ये भी टेंजिबल एसेट है, और ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास आता है पेटेंट्स जो कि इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है इन्वेंट्री इन ए कंपनी रेफर्स टू। इन्वेंट्री किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये तो नहीं है, फिक्स्ड एसेट तो नहीं होता ये, एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एसेट हेल्ड फॉर, जिनको हम रीसेल के लिए रखते हैं, तो वो एसेट जो है हमारे पास उनको इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है द लाइबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज। अब लाइबिलिटीज़ जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एक शॉर्ट लाइबिलिटी होती है, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। यानी वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन वन ईयर हम पे करते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी होती हैं उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और 1 साल से ऊपर यानी 1 ईयर से ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ बनती हैं उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इनको हम शॉर्ट टर्म को हम एक और नाम भी से भी पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोथ आर सेम। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, जिनको हम 1 साल से ज़्यादा जो है वो हमारे लिए वो ड्यू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मस्ट बी रीपेड विद इन। ये क्वेश्चन जो है इजी हो गया क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हमने कब पे करनी होती है? विद इन 1 ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट की एग्जांपल क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल, ये तो शॉर्ट टर्म एसेट है। इन्वेंट्री, ये भी शॉर्ट टर्म एसेट है। कैश इन हैंड, ये भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन लैंड जो है ये क्या है? लैंड हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, तो लैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स। ओनर इक्विटी किसको कहा जाता है, यानी कैपिटल किसको कहा जाता है?
फर्स्ट लिखा है द डेट्स ओव्ड बाय ए कंपनी, दूसरा द ओरिजिनल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओरिजिनल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो ओनर करता है, यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी, या फिर उसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। रिटेन्ड अर्निंग किसको कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग वो अर्निंग होती है जिसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हमने करनी होती है, उन सब को हम निकाल के जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। टोटल प्रॉफिट तो नहीं होता, इसमें एक्सपेंसेस को हम बाहर निकाल देते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो बचता है हमारे पास एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल के, वो हमारे पास होती है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एसेट। इनमें से शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा नहीं है? कैश बिल्कुल है शॉर्ट टर्म एसेट, इन्वेंट्री ये भी शॉर्ट टर्म एसेट है। ठीक है, लैंड ये शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है, ये कौन सा है? लॉन्ग टर्म एसेट है। और ऑप्शन डी को भी अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल, ये भी क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी लैंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल फिर हम नए MCQs के साथ ये लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।